उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और ऐसे ही मोबाइल को हाथ में पकड़कर बंद खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच कच्ची सड़क पर सफ़ेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के और जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नज़रों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद भी किसी भी जंगली जानवर की आवाज़ या आहट हो ही नहीं रही थी और ना ही पंछियों की आवाज़ आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह रुकी और धीरे धीरे सारे दोस्त कार से नीचे उतरने लगे। सब हैरान नज़रों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा और आलीशान बंगला था। वो सब इलाके को देखते हुए चलते चलते बंगले के अंदर आए और सीढ़ियाँ चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला दरवाज़ा धीरे से जैसे ही खोलना चाहा तो वो अपने आप खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफ़ी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफ़ी हल्का हो चुका था। शायद कई सालों से वो इस तरह तेज़ निकलती हड्डियाँ चबाने वाली ठंड और मौसलाधार बारिश इन सब को झेलते हुए भी मजबूती से शान से खड़ा था। दाऊद, एक दोस्त ने आवाज़ निकाली और बंगले के भीतर और नज़रें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज़ सुनसान दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर गूंजने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सुनैना भी आवाज़ लगाते हुए बंगले के अंदर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी सभी को डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को बंगले के हर एक कोने में, बाथरूम, अलमारी में, मतलब जहां छुपने की जगह है वहां ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन राहुल कहीं नज़र नहीं आ रहा था और ना ही उसके होने की कोई निशानी नज़र आ रही थी। उसका मोबाइल रात से ही बंद था और साथ में डिजिटल कैमरा भी। सब कुछ गायब। सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। तभी राधिका को उस बंगले में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। थकान के कारण उसको चक्कर आने लगे। राधिका की हालत देखकर सचिन ने कहा, शायद अब हमें चलना चाहिए। निराश होकर सारे दोस्त बंगले से वापस लगे। सुनैना की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी ना जाने कौन बंगले की बनी जालियों से बाहर देखने लगा। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सब आपस में बात करते हुए कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नज़र पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक सन्नाटा फैला था। पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियाँ, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे कागज़ पे बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार, दिन के उजाले में तुम लोगों के साथ होते हुए मेरा डर से बुरा हाल है। राहुल अकेला पूरी रात यहाँ रहा था। उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की। उनकी गाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सुनैना ने एक नज़र उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो आंखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस गए। विवेक ने डरी सहमी आवाज़ में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया? क्या मतलब? इंस्पेक्टर सबको शक भरी निगाहों से था। दूसरी तरफ सुनैना सर को पकड़कर कुर्सी पर बैठी रो रही थी। सुनैना को ऐसा रोता देख
राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसको थोड़ा दिलासा दिया। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर टेक लगाया और कहा, शर्त? हा, अकेले रात बिताने की शर्त, वो भी ऐसी जगह पर जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब सर झुकाकर इस तरह खड़े थे जैसे वो खुद को ही कसूरवार ठहरा रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने सबकी तरफ एक बार दोबारा घूर के देखा और कहा, इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड कर लो, अब आप लोग जा सकते हैं। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। सर प्लीज़ हमारे सुन दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप चिंता नहीं करें। ये बताएं कि क्या राहुल के घर वालों को उसकी गुमशुदगी की जानकारी है? आपकी बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, लेकिन उसके घर वाले सुबह से हमें कॉल करके उसके पूछ रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? हमने कहा नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। अगर हम उसके लापता होने का बता देते तो वो हमें ही ज़िम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के ज़िम्मेदार तुम लोग ही तो हो ना। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। उसने ही इंटरनेट पर उस बंगले के बारे में जानकारी ली। उसे भूतिया चैलेंजेस लेने की और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले उसने कई बार ऐसी जगहों की पड़ताल की है। यूट्यूब पर आप उसका चैनल में हैं। बोलते हुए विवेक ने अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब पर वीडियो सर्च की। मोबाइल इंस्पेक्टर साहब के सामने रख दिया। ये देखिए सर, वीडियो में रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडर या फिर कोई बंगला नज़र आ रहा था। अपने हाथ में कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ में वो अपनी जगह और वक्त की जानकारी भी दे रहा था। अच्छा, तो ये दोस्त राहुल? इंस्पेक्टर साहब की आवाज़ सुनकर सबने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त वहाँ से अपने अपने घर चले गए। किसी का भी मन नहीं लग रहा था। सुनैना सबसे ज़्यादा दुखी थी। राहुल और सुनैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुनैना के लाख मना करने के बावजूद भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई हुई शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फ़ोन करके राहुल के बारे में पूछ, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रात हो गई। सुनैना डाइनिंग टेबल पर गुमसुम सी नज़रें टिकाए बैठी थी। सुनैना बेटा, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सुनैना के सर पर हाथ रख के पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही, आराम कर लेती हूँ। कुछ तो खा लो बेटा, भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना का उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा, छोटा बच्चा थोड़ी ना है, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में। आ जाएगा वापस, तुम चिंता नहीं करो। माँ की बातें सुनकर सुनैना थोड़ी मुस्कुराई और फिर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। उसको राहुल की याद आ रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और राहुल को कॉल करने लगी। उसको पता था कि कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, लेकिन उसका दिल ये तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घंटों उसके साथ समय बिताना, बाइक पहाड़ों की सैर करना, मूवी देखना, रात को इतनी ठंड में भी उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाना, एक पल में ही सब कुछ बदल गया। राहुल, कहाँ हो तुम? मुझे कहाँ चले गए? वो रो ही रही थी कि एकदम कमरे की खिड़की ज़ोर से खुली और बल्ब जल बुझ करने लगा। सुनैना ने खुद से बात करते हुए कहा,
लगता है शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से सारे इलाके की लाइट चली गई है। इतने में सुनैना को अजीब सी बदबू आने लगी। वो बेड पर बैठ गई और अचानक उसने देखा कि वो अपने कए किसी और वीरान तहखाने में पहुंच चुकी थी। वो बेहद डर गई और आगे जाने लगी। थोड़ा आगे जाते ही उसको ज़मीन पर एक मिली। उसने टॉर्च ऑन करके जैसे ही नीचे देखा तो नीचे राहुल का डिजिटल कैमरा पड़ा हुआ था। उसने कैमरा उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो किसी अनकही शक्ति ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। सुनैना इतनी डर गई और उठ के बेड पर बैठ गई। डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा। शायद राहुल के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा तो वो बहुत डर गई। डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो डिजिटल कैमरा सामने खिड़की में रखा हुआ था। सड़क के दूसरी तरफ से मैकडॉनल्ड्स से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ विवेक रोड के इस तरफ आ गया। सबके हाथ में बर्गर और आइसक्रीम देते हुए उसने सुनैना की तरफ देखा। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सुनैना से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ है? पता नहीं, कल रात को मैंने उसे उठाकर टेबल पर रख दिया। सोचा सुबह तुम लोगों को दिखाने के लिए ले आऊँगी, पर सुबह उठकर देखा तो कैमरा कहीं नहीं था। पूरे कमरे में देखा, घर में सभी से पूछा, पर कल रात देखा वो अजीब सा सपना। सुनैना ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सुनैना की बात गौर से सुनते हुए अतुल ने कहा, मतलब जो तुमने पहले देखा था वो सपना था या जो तुमने बाद में देखा वो सपना था? मतलब दोनों बार ही तुम सपने में थी। अगर सच में तुमने कैमरा कल रात टेबल पर रखा होता तो वो कैमरा तुम्हारे घर में कहीं तो होता ना। ऐसे वो गायब कैसे हो गया पता नहीं, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राहुल की जान खतरे में है। और फूट फूट के रोने लगी। पीछे की सीट पर सचिन के कंधे पर सर रख के बैठी राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए कहा कि राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर को किसी ने कॉल किया था क्या? तो सभी ने ना में सर हिलाया। आगे की सीट पर बैठी सुनैना ने नाराज़ होकर कहा, यार सच कहूँ तो मुझे उस इंस्पेक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। ओहो, क्यों ना हम खुद ही राहुल को ढूंढने की कोशिश करें? सचिन ने कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, राधिका ने कहा। और विवेक को भी सचिन की बात पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन सुनैना को उसका आइडिया पसंद आया। सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, पर कैसे? जैसे ही उसने पूछा, विवेक ने झट से कहा, सुनैना इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? सचिन ने कहा, रात होते ही हम सब राहुल को ढूंढने जाएंगे। सचिन की बात सुनकर राधिका ने आग बगोला होते हुए ज़ोर से सचिन का हाथ दबाया। हाँ हाँ, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दे, है ना? बड़ा ही बेतुका आइडिया है। विवेक दोबारा गुस्सा हुआ। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हम चाहें तो दोबारा उस पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है। राधिका की बात सुनकर सचिन ने उसको समझाया, देखो राधिका, राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था, बल्कि हमारा दोस्त था। पुलिस को उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। अगर हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए तो उसको ये याद भी नहीं होगा कि पहले किस लिए आए थे।
सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, हम वहाँ जाएंगे और अपनी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम रखेंगे। हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, साथ में 2 एक्स्ट्रा कैमरा और एयरफोन्स, जिससे हम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। साथ ही कुछ और चीज़ें भी ले जाएंगे। सचिन की बात सुनते हुए अतुल ने पूछा, पर उससे क्या होगा? अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस जगह होता क्या है। सच कहा, हमें नहीं पता कि कितने लोग आज तक यहाँ से गायब हो गए हैं। हम आज तक इस सब को मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त राहुल सच में गायब हो गया है। बीच में रोक के राधिका बोली, आई एम सॉरी यार, पर मैं नहीं आ सकती। आप लोगों को तो मेरे पापा का पता ही है। राधिका को मालूम था कि उसके पापा रात भर घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। सुनैना ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। सबकी तरफ देखते हुए सचिन ने कहा, गाइस, मैं इंटरनेट पर उस जगह और वहाँ पे रहने के रूल्स के बारे में जानकारी लेता हूँ। सचिन की बातें सुनकर विवेक थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा, गाइस, अगर राहुल को ढूंढने के लिए जाना ही है तो रात के टाइम क्यों? हम उसको दिन के टाइम भी तो ढूंढ सकते हैं ना। इस घर का नियम है, जो जिस वक्त गायब हुआ है उसे उसी वक्त पर ढूंढने पर ही मिल सकता है। सुनैना की बात सुनकर विवेक खामोश हो गया। दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। फ्रंट की सीट पर बैठा हवलदार खिड़की से ही इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदार को अंदर जाता देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा। एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया। काफ़ी अजीब सी जगह थी। अकेले कमरों के भीतर नाखूनों के खरोंचों के निशान, आधी जली मोमबत्तियाँ, दीवारों पर अलग किस्म की तस्वीरें किसी शैतानी ताकत की निशानदेही कर रही थी। लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात इंस्पेक्टर साहब और हवलदारों ने महसूस की कि कमरे के भीतर किसी के नाम होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो भी कमरे में जाते तो उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि उनके पीछे भी कोई है। लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखते तो कोई नहीं होता। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर आग उगलती सूरज की धूप होने के बावजूद भीतर शरीर काफ़ी ठंडक महसूस कर सकता था। काफ़ी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल बाहर अपनी पुलिस वैन के पास पहुंचे और दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो कांस्टेबल ने कहा, साहब, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। बंगले के भीतर कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने भी उस बंगले पर नज़र डाली। सही कहा, मैंने भी इस बंगले की पूरी हिस्ट्री मालूम कर ली है। किसी दिन इत्मीनान से बताऊंगा। हवलदार ने गाड़ी स्टार्ट की और कांस्टेबल ने कहा, पर कब बताएंगे सर? अगर दोबारा कोई गायब हो जाता है उस दिन बताएंगे। हवलदार की बात सुनकर दोनों कांस्टेबल हंसने लगे और उनकी कार जंगल के वीराने में सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हद है यार, ये भूत इस वीराने में हम इंसानों से दूर रहते हैं, फिर हम इंसान उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। अब हम कसूरवार किसे कहें, भूत को या फिर इंसान को? हवलदार फट से बोला, साहब, ये भूत को तो मैं नहीं मानता। इंस्पेक्टर ने कहा, मतलब?
हवलदार बोला, मुझे तो लगता है उस मैना के चक्कर में तीनों लड़कों ने अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं फेंक दिया होगा। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब बोले और थोड़ा हैरान हो गए और दोबारा हवलदार से पूछा, कह तो तुम ठीक रहे हो, वैसे ये मैना कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हुए हवलदार धीमी आवाज़ में कहने लगा, साहब वही सबसे खूबसूरत लड़की। अतुल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, 9 बज चुके हैं, चलो काम पे लग जाते हैं। उसकी बात सुनकर विवेक ने कहा, रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हाल में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना है। सचिन ने कहा, हमें सबसे पहले हर कमरे की टूटी हुई खिड़की पर अखबार लगाकर उसको बंद करना है और फिर इसी हॉल में वापस आना है। इसी हॉल, सही कहा सचिन, सबसे पहले हम यही काम करते हैं। विवेक के साथ सुनैना, अतुल के साथ सचिन, 2-2 की टीम में चारों दोस्त सब खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था। जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सुनैना और अतुल टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में घर के पिछले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बैग में लाए हुए न्यूज़पेपर्स निकाले और टेप से खिड़कियों और न्यूज़पेपर लगाकर उनको बंद करने लगे। दूसरी तरफ सचिन और अतुल दूसरे फ्लोर पर जाकर सब खिड़कियों को अखबार लगाने लगे। बंगला काफ़ी बड़ा था। एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक किया। इस बीच उनका काफ़ी वक्त गुज़र चुका था। लगभग 11:30 हो गए थे और सब दोबारा हॉल के बीचों बीच आ गए। जिसने जो कमरा बंद किया वो उसके बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे? सचिन की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अतुल ने कहा, जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक सब तैयार कर लिया है। अतुल की बात सुनकर सुनैना दोबारा से सबको सूचनाएं देने लगी। अपने अपने मोबाइल हर 15 मिनट में चेक करते रहना, कहीं वो स्विच ऑफ ना हो जाएं। अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर देना ताकि मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म ना हो जाए। सुनैना की बात सुनकर सचिन सबको सूचनाएं देने लगा। यहाँ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, यहाँ क्या होता आया है हमें नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक हमें चलना होगा। बीच में बात काटते हुए विवेक बोलने लगा, ठीक है सचिन, पर यार तुम कुछ ज़्यादा ही डरा रहे हो। ये सब मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हम जिस बंगले में हैं यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस पे कोई इंसानी बस्ती नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम चारों मिलकर पूरी ताकत से भी चिल्लाएं तब भी हमारी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचेगी। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह डर का सामना नहीं किया। सचिन की ऐसी आवाज़ सुनकर सुनैना ने कहा, सही कहा, हमें सब कुछ याद रखना है और किसी भी हाल में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर किसी बंद कमरे की दूसरी तरफ से कोई तुमको आवाज़ देता है तो समझ जाना वो हमारा दोस्त नहीं है, तो पलटकर उसको जवाब नहीं देना है। और दरवाज़े की दूसरी तरफ से कोई दस्तक देता है तो दरवाज़ा नहीं खोलना है, चाहे वो चीखे, चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, क्योंकि वो शक्ति हमें फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर हम तो यहाँ राहुल को ढूंढने आए हैं। अगर वो किसी कमरे में फंसा हो, हमें आवाज़ लगाए तो हम क्या करेंगे? विवेक का सवाल जायज़ था। विवेक की बात सुनकर सचिन धीमी आवाज़ में सबकी तरफ देखते हुए एक एक बात समझाने लगा। बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना।
मान लो अगर हम किसी कारण अलग हो जाते हैं। अपनी बात को बीच में काटते हुए सचिन ने अपने बैग की जिप खोली और कुछ कोरे कागज़ के टुकड़े निकाले और बोला, इस बैग में कोरे कागज़, पेन और कुछ धागे हैं और ये सबके पास होंगे। मान लो अगर हम में से कोई बिछड़ जाता है और किसी कमरे से आवाज़ आती है तो इस पेपर पर अपना नाम लिखकर दरवाजे की दूसरी तरफ सरकाना है। अगर हमारा कोई दोस्त अंदर हुआ तो वो पेपर पर अपना नाम लिख कर देगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि अंदर हमारा दोस्त है या नहीं। और यही बात राहुल के लिए भी लागू होती है। सुनैना बोली, मतलब अगर राहुल हमें आवाज़ लगा रहा है तो हमें इसी तरह नाम लिखकर सरकाना है और पेन और कागज़ भी अंदर की तरफ सरकाना है। अगर अंदर राहुल हुआ तो वो भी अपना नाम लिखकर हमें अपने होने की जानकारी देगा। और उसके बाद ही हमें वो दरवाज़ा खोलना है। उसकी बात सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो उसने फिर से अपने दोस्तों से कहा, हम सबको एक बात समझनी है, वो आत्माएं अपना नाम नहीं बताएंगी और ना ही हमारा झूठा नाम कागज़ पर लिखेंगी। अगर कमरे के अंदर से कोई कागज़ नहीं आता तो समझ लेना कि अंदर राहुल नहीं है या हमारा कोई बिछड़ा हुआ साथी नहीं है। तभी हमें वो दरवाज़ा खोलकर उस जगह उजाला करना है। सुनैना की बात सुनकर अतुल हैरान हो गया। सुनैना, लगता है तुमने भी बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की है। अतुल की बात सुनकर सुनैना कुछ बोले। तभी विवेक बोला, सुनैना राहुल के पीछे, राहुल भूतों के पीछे और भूत हमारे पीछे। टू मच फन। सचिन ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया और फिर बोलने लगा, इस बैग में मोमबत्तियाँ, माचिस, लाइटर और टॉर्च भी हैं। सब अपनी अपनी चीज़ें उठा लो। वैसे भी मोबाइल का टॉर्च तो है, तो इस एक्स्ट्रा टॉर्च की क्या ज़रूरत है। हमारे पास रोशनी के जितने सोर्सेज होंगे हम उतने ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और कोई सवाल? सचिन की वो गंभीर आवाज़ उस सन्नाटे की जगह पर गूंज रही थी। सचिन की बात सब सुनकर खामोश नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुड, चलो चीज़ें उठाएं और जैसा कहा है वैसा करो। सबकी नज़रें अपने हाथों में लिए मोबाइल की स्क्रीन पर थी। 12 बज चुके थे। सब तैयारी में जुट गए। सुनैना ने अपनी जीन्स की पॉकेट में लाइटर और माचिस की डिबिया रखी। अतुल ने कोरे कागज़ पिछली पॉकेट में सरकाए। तभी सचिन का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखते हुए सचिन ने कॉल अटेंड किया। बोलो, हाँ हाँ, चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। लव यू जान। सचिन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी यार, राधिका का फ़ोन था, बेकार में फ़िक्र कर रही थी। सचिन एकदम से अपने हाथ की तरफ देखकर चौंक गया। मोबाइल उसके हाथ में नहीं था। उसका मोबाइल अभी भी उसकी पॉकेट में था। वो समझ गया था कि कुछ अजीब सा हुआ है। सबको इस तरह डरा हुआ देखकर सचिन धीमी आवाज़ में बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो काम पे लगते हैं। लेकिन सुनैना को पता लग चुका था कि ये कोई मजाक नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सब ने बिना कुछ बोले नज़रों से एक दूसरे को इशारा किया और दो दो की टीम में बट गए। हॉल के बीचों बीच रखी हुई बैग की जिप खोली और उसमें से मोमबत्ती निकाली। सुनैना ने कहा, सबसे पहले हम हॉल के भीतर कुछ मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं ताकि यहाँ पे कुछ उजाला हो सके। लाइटर जलाया तो वो जल नहीं रहा था। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन लाइटर की खट खट की आवाज़ से पूरे हॉल में डर पैदा हो रहा था। जब सुनैना का लाइटर नहीं जला तो सब ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर जलाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी का भी लाइटर नहीं जला। ये देखकर सबके होश उड़ गए। डर के मारे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
विवेक का तो मानो गला ही सूख गया। सब कोशिश कर रहे थे और एकदम से सबके हाथ के लाइटर एक साथ जल गए। ये सब देखकर सुनैना ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, शायद खेल शुरू हो चुका है। सुनैना की बात सुनते हुए विवेक ने कहा, अब बिना वक्त गवाए हमारे पास जितनी भी मोमबत्तियाँ हैं वो सब जलाते हैं, ठीक है? जो कहा था वो सब याद रखना और कोई गलती नहीं करनी। हमारी एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफ़ी है। सचिन की बातें सुनकर विवेक ने टॉर्च ऑन की और सुनैना के साथ नीचे वाले फ्लोर की तरफ चलने लगा। सचिन और अतुल बिना शोर किए दूसरी मंजिल की तरफ चलने लगे। सभी बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। सुनैना नीचे वाले फ्लोर पर पूरी सावधानी से कमरे के भीतर का जायज़ा लेकर दरवाज़ा खोलकर मोमबत्तियां जलाने लगी। शर्त के मुताबिक बंगले के हर कमरे में रोशनी करनी थी और इसी बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जहां राहुल की मौजूदगी का अंदेशा था। इसीलिए उन्हें सिर्फ कमरों में रोशनी नहीं करनी थी बल्कि कमरों की तफ्तीश करके राहुल को भी ढूंढना था। मानो अगर किसी एक कमरे में भी अंधेरा रहता है तो वो आत्माएं इन सबको भी उस अंधेरे में ले जाएंगी। एक एक करके सुनैना ने काफ़ी कमरों में मोमबत्ती को जलाकर रख दिया और विवेक सिर्फ सुनैना के साथ डरा सहमा चल रहा था। दोनों चलते वक्त इस बात का ध्यान रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज़ भी ना आए। ऐसे ही दबे पैरों से सुनैना एक दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही वो कुंडी खोलने लगी तो विवेक को कुछ महसूस हुआ तो उसने सुनैना को हाथ का इशारा करते हुए दरवाज़ा खोलने से मना किया। सुनैना ने गर्दन हिलाते हुए ही पूछा तो विवेक ने उसे चुप रहने का इशारा किया और सुनैना को दूसरी तरफ से आने वाली आहट को महसूस करने को कहा। सुनैना ने डरी सहमी आँखों से दरवाजे की तरफ देखा और दोनों दरवाजे की तरफ पुतले की तरह खड़े देख रहे थे। डर के मारे सुनैना के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। सांसें रोककर उसने दूसरी तरफ की आहट को महसूस करना शुरू किया और उसे तो कोई भी आवाज़ या आहट महसूस नहीं हो रही थी। तभी उसने फिर से विवेक की तरफ गर्दन के इशारे से पूछा। तब भी विवेक ने उसे चुप रहने को कहा। विवेक की आंखों में बसा खौफ देखकर वो समझ चुकी थी कि ज़रूर कुछ है। विवेक ने होठों पर उंगली रखकर बिल्कुल भी आवाज़ ना निकालने का इशारा किया। इधर सचिन और अतुल हर कमरे में बड़ी सावधानी के साथ एक एक करके हर कमरे में मोमबत्तियां जलाने लगे। दोनों ही इस बात का ख्याल रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज़ भी ना आए। एक कमरे के बाहर खड़े होकर सचिन ने अंदर का जायज़ा लेते हुए कमरा खोला तो अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी और उसकी वजह से सचिन खांसने लगा। उसकी आवाज़ किसी को सुनाई न दे तो उसने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने मुंह पे रख लिया ताकि खांसने की आवाज़ ना आए और वो अंदर आ गया। अतुल भी उसके पीछे पीछे अंदर आया तो उसे भी वही बदबू आने लगी। उसने भी जेब से रुमाल निकालकर मुंह पर रख लिया और सचिन ने मोमबत्ती जलाई। अतुल ने टॉर्च की लाइट बाथरूम के दरवाजे की तरफ करके सचिन को इशारा किया और उसने इशारा समझ लिया और हाँ में सर हिलाया और दोनों बाथरूम की तरफ चलने लगे। दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। सचिन बाथरूम के दरवाजे को खोलने से पहले अंदर का जायज़ा लेने लगा और अतुल भी उसके पीछे तेज़ सांस लेने लगा। अंदर से किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है। दोनों ने इशारा करके एक दूसरे को दरवाज़ा खोलने को कहा। जैसे ही सचिन ने कुंडी को हाथ लगाया, अंदर से एक भयानक आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई नाखून से दरवाजे पर खरोश लगा रहा हो। सचिन, अतुल दोनों को आवाज़ सुनाई दी। दोनों बिना आवाज़ किए बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर खड़े थे। थोड़ी देर में वो आवाज़ आना बंद हो गई
और सब कुछ शांत हो गया। और सचिन ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अंदर से दस्तक होने लगी और दोनों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। कुछ पल के लिए दोनों के दिल की धड़कन रुक गई। दोनों ने मुंह पर हाथ रख के सांसों की आहट भी कोई न सुन सके। सचिन ने हल्के से कहा, राहुल हो सकता है। अंदर अतुल ने भी हाँ में सर हिलाया और सचिन ने पॉकेट से कोरा कागज़ निकाला और उस पर अपना नाम लिखकर धागे से बांधकर अंदर की तरफ सरकाया और दोनों दरवाजे से दूर हो गए और इंतज़ार कर रहे थे कि क्या अंदर से कोई जवाब आएगा या नहीं। जवाब तो नहीं आया, लेकिन अंदर से दोबारा से दस्तक हुई। सचिन ने हिम्मत करके वो धागा खींचने की कोशिश करने लगा। तभी अतुल की टॉर्च अचानक से बंद होने लगी। गहरा अंधेरा कमरे में खौफ पैदा कर रहा था। एकदम अचानक से सचिन ज़ोर से चिल्लाया और टॉर्च ऑन हो गई। अतुल ने सचिन की तरफ देखा तो सचिन डर से कराह रहा था। रोशनी करके देखा तो ये नज़ारा देखकर अतुल की रूह कांप गई। पेन सचिन के हाथ में घुसकर दूसरी तरफ से निकल आया। सचिन ने हिम्मत करके पॉकेट से रुमाल निकाला और मुंह में घुसा लिया और हिम्मत करके बिना शोर किए उसने पेन को खींच के हाथ से निकाल दिया। सचिन को इस तरह तकलीफ़ में देखा तो अतुल वही देखता ही रह गया। खून सचिन के हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिरने लगा। अतुल ने सचिन के मुंह से रुमाल निकालकर उसके हाथ पर बांध दिया और अचानक बाथरूम से वही दमदार दस्तक हुई। सचिन ने अतुल को चुप रहने का इशारा किया और पीछे हटने को कहा। अतुल भी एक कदम पीछे हट गया। दोनों बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और बाथरूम के दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे और तभी दोबारा दस्तक हुई। इसका मतलब साफ था कि दरवाजे के उस पार कोई है। अतुल ने धीमी आवाज़ में कहा, सचिन, ये काफ़ी डरावना है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सचिन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम यहाँ खुशी से मस्ती करने नहीं आए हैं। हमारा दोस्त राहुल लापता है और हमें उसकी तलाश करनी है। उसे ढूंढे बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पीछे मुड़कर सचिन ने विवेक के कंधे पर हाथ रख के कहा, मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, हम सब संभाल लेंगे और कोई भी तुम्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा या कोई भी तुम्हें डरपोक नहीं कहेगा, क्योंकि डर तो मुझे भी तुमसे ज़्यादा लग रहा है। सचिन की बातें सुनकर अतुल के दिल में बसा डर थोड़ा कम हो गया। नहीं सचिन, हम सब एक साथ यहाँ से निकलेंगे। अतुल का आत्मविश्वास देखकर सचिन को अच्छा लगा। बाथरूम के अंदर से आने वाली दस्तक अब रुक चुकी थी। सचिन टॉर्च आगे करते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। अतुल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों दरवाजे की तरफ से होने वाली आहट को महसूस करने लगे, लेकिन उनको कोई आवाज़ महसूस नहीं हुई। सचिन ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अतुल ने उसे रोक लिया और खुद आकर आराम से कुंडी खोलने लगा, लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। दोनों की सांसें थम चुकी थी। अतुल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सचिन ने अंदर टॉर्च की रोशनी मारी। बड़ा ही आलीशान बाथरूम था, पर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आधी जली मोमबत्ती पड़ी थी। दरवाजे को खुला रखकर मोमबत्ती जलाकर दोनों उस रूम से बाहर निकलने लगे। इधर सुनैना और विवेक अभी भी वहीं खड़े होकर अंदर से आने वाली आहट को महसूस कर रहे थे। विवेक, मुझे अंदर से किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन सुनैना, मुझे कुछ आवाज़ आई है, इसीलिए इस कमरे को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद वापस आकर यहाँ मोमबत्ती जला लेंगे। सुनैना ने विवेक की बात मानते हुए
सुनैना ने कुंडी की तरफ बढ़ता हुआ अपना हाथ वापस ले लिया कि अचानक अंदर से किसी ने ज़ोर से दस्तक दी। दस्तक इतनी तेज़ थी कि मानो जैसे कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। सुनैना उस दरवाजे की तरफ दहशत भरी नज़रों से देखते हुए 1-2 कदम पीछे हट गई। साथ में विवेक भी पीछे हट गया। दोनों उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे की तरफ चलने लगे। दूसरा कमरा पास में ही था। सुनैना ने अपना मोबाइल पॉकेट पर लगे हुए कैमरा से कनेक्ट किया और देखने लगी। कैमरा ठीक से काम कर रहा था। वो अगले कमरे के पास आ गए और कान लगाकर दूसरी तरफ की आहट को महसूस करने लगी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सुनैना ने विवेक की तरफ इशारा किया और दरवाज़े की कुंडी सरकाने लगी। कुंडी आराम से खोलने के बावजूद भी बहुत शोर हो रहा था। विवेक ने इशारे से उसे रुकने को कहा और इशारा किया कि आराम से खोलो, आवाज़ ना आए। उसने भी आराम से कुंडी खोली। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक चमगादड़ जैसी चील उड़ती हुई बाहर आई। उसने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख दिया और विवेक का ध्यान भट गया। टॉर्च की रोशनी से वो चारों ओर देखने लगा, पर वो चमगादड़ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। थोड़ा गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसने दोबारा से टॉर्च सुनैना की तरफ डाली और दंग रह गया। सुनैना उस दरवाजे के पास नहीं थी और सबसे अजीब बात, जो दरवाज़ा सुनैना ने खोला था अब वो बंद था। सुनैना उस दरवाजे के पास नहीं थी और अजीब बात ये थी कि जिस दरवाजे को सुनैना ने खोला था वो दरवाज़ा बंद था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डालनी शुरू कर दी और उसे सुनैना कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अपने आसपास फैले काले अंधेरे में हर कमरे की तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए वो डरी सहमी आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने कौन सा दरवाज़ा खोला था। आगे के कमरे और पीछे के कमरे एक जैसे लग रहे थे। वो टॉर्च की रोशनी एक और कमरे के दरवाजे पर डाल रहा था। तब उसे महसूस हुआ कि उस कमरे के अंदर कोई है। उसने अपनी सांसें रोककर हल्का सा कदम उठाया और उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने आवाज़ लगाई, सुनैना, और कमरे के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बेमायने अंदाज में मुस्कुरा रहा हो, शर्माता हुआ हंस रहा हो। आवाज़ अजीब सी लग रही थी क्योंकि वो सिर्फ़ एक इंसान की आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ बहुत ही भयानक थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। आवाज़ में गूंज थी और कुछ नफ़रत भी महसूस हो रही थी। वो दोबारा दरवाजे पर झुक गया और टॉर्च की रोशनी डालते हुए नीचे देखा। सीढ़ियाँ उतरते हुए सचिन और अतुल दोनों नीचे जाते हुए नज़र आए। विवेक को एक कमरे के बाहर इस तरह से पहरा देते हुए देखकर सचिन और अतुल दोनों उसके पास आए। टॉर्च की रोशनी विवेक के चेहरे पर पड़ रही थी। अतुल ने उसे गर्दन के इशारे से पूछा, सुनैना कहाँ है? उसकी आवाज़ में हल्का सा डर था और वो बोला, सुनैना। सुनैना। विवेक काफ़ी घबराया हुआ था। सुनैना कहीं गायब हो गई है। मैं उस दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन वो अचानक कहीं चली गई। शायद वो कमरे के अंदर चली गई हो। शायद? तुम्हारा मतलब क्या है शायद? क्या तुम श्योर हो कि सुनैना इस कमरे के अंदर गई थी? हाँ, मतलब वो चमगादड़ मेरे ऊपर झपटा तो मेरा ध्यान भट गया। मुझे लगता है कि वो इसी कमरे में होगी। सचिन ने कहा, इस बंगलो के अंदर तो छोड़ो, यहाँ आसपास के जंगल में भी कहीं कोई जानवर या चमगादड़ हमें दिखाई नहीं दिया। तो जहाँ तक चमगादड़ की बात है, अब तक तो हमें कोई नहीं दिखा। और दूसरी बात, हमें अंदाज़े पे नहीं चलना
गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैंने तो दरवाज़ा। विवेक बात करते हुए रुक गया। उसकी बात सुनकर अतुल के पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। कहीं तुमने दरवाज़े पर दस्तक तो नहीं दी, या सुनैना को आवाज़ तो नहीं लगाई? विवेक के चेहरे पर डर साफ साफ नज़र आ रहा था। नहीं 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 तो। अतुल की बात सुनकर सचिन एकदम से बोल पड़ा, सही किया, आवाज़ दस्तक कुछ भी नहीं देनी चाहिए। क्यों? दरवाज़े पर दस्तक देने का मतलब उस शैतान को बुलाना, मतलब धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब हमें दोनों को ढूंढना होगा, पहले सुनैना को और फिर राहुल को। सुनैना इसी कमरे के पास गायब हुई थी। हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश? हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? विवेक की हालत डर के मारे बहुत ख़राब थी। तुमने छलावा के बारे में सुना है? हाँ, पर वो तो रास्ता भटकाता है ना। मौत उस वक्त ज़्यादा डरावनी नहीं होती जब वो हमें सामने नज़र आए, बल्कि मौत का खौफ उस वक्त ज़्यादा होता है जब मौत हमारे आसपास के काले गहरे अंधेरे में छुपी हो और हमें नज़र भी ना आए। वो हम पर ऐसे काले अंधेरे से नज़र रखती है, तुम्हारे डरे हुए दिमाग के साथ खेलना शुरू करती है, डरा कर हमारे डरने का इंतज़ार करती है, और जब हम डर डर कर अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगते हैं, तब वो हम पर झपटा मारकर हमें ख़त्म कर देती है। सचिन ने दोबारा से विवेक के चेहरे पर नज़र डाली। जो सच होता है वो हमारी नज़र नहीं देख सकती, और जो नज़र आता है वो सच नहीं होता। अब सोचो, ऐसा ही छलावा हमें किसी ऐसे घर में भूल भुलैया बनाने के लिए क्या करेगा? और जब हम अपने साथी को आवाज़ लगाते हैं या दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, तो वो आत्मा हमारे दिमाग के साथ खेल खेलती है, जैसे शिकार के ऊपर झपटने से पहले कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार के साथ खेलता है। सचिन की बातों से अतुल और विवेक के बदन में अजीब सी थरथराहट, सन्नाटा और गले से ठंडक उतर आई, जैसे मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए हों। अब हमें क्या करना होगा? ना ही आवाज़ देनी है और ना ही दरवाज़े पर दस्तक देनी है। हमें इस घर में रहने के लिए, बल्कि इस घर में ज़िंदा रहने के लिए रूल्स फॉलो करने होंगे। बातें करते हुए सचिन ने टॉर्च ऑन की तो विवेक की नज़र उसके हाथ पर पड़ी, तो वो उसके हाथ का ज़ख़म देखकर दंग रह गया और पूछने लगा कि ये क्या हुआ है। सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहने का इशारा किया। तभी विवेक ने अपनी पॉकेट से पेन निकाला और कागज़ पर नाम लिखने लग गया। सचिन ने अतुल की तरफ देखा और कहा, ये याद रखना, दरवाज़े पर दस्तक नहीं देनी, जो अंदर है उसको बताने की ज़रूरत नहीं। बस अपना नाम कागज़ पर लिखकर दरवाज़े के नीचे से दूसरी तरफ सरकाना है। दूसरी तरफ से सुनैना ने कागज़ पर अपना नाम लिखा और धीरे से वो उस कागज़ को दरवाज़े के नीचे से बाहर की तरफ सरकाने लगी। सब ने सांस रोक रखी थी और दरवाज़े के नीचे से आने वाली हर एक हल्की हरकत पर नज़र थी। अचानक किसी ने ज़ोर से दस्तक दी, जैसे कोई ज़ोर से दरवाज़े पर मार कर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों एक झटके से पीछे हट गए। दरवाज़े के अंदर सुनैना नहीं थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। अब सबको सिर्फ अपनी तेज़ होती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
वो अपने अंदर के डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से बीच में सब कुछ शांत हो गया और अपने डर पर काबू पाते हुए जेब में हाथ डालकर माचिस की डिबिया निकाली। डर भरी आँखों से चारों तरफ देखते हुए उसने धीरे से मोमबत्ती जलाई और नीचे ज़मीन पर एक जगह रख दी। उस मोमबत्ती की वजह से कमरा थोड़ा रोशन हो उठा तो वो कमरे का एक एक कोना ठीक से देखने लगी। डर के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब वो अपने दोस्तों से बिछड़ चुकी थी। वो अकेली अंधेरे कमरे के बीच सन्नाटे में खड़ी थी। उसके माथे पर डर से पसीने की बूंदें जमने लगी थी। सिर्फ माथे पर नहीं, उसका पूरा बदन पसीने से भर गया। कान के पीछे से पसीने की बूंदें धीरे धीरे गर्दन तक आ रही थी। डर के मारे सुनैना का गला पूरी तरह से सूख गया था। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस कमरे में भी राहुल के होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी कमरे के दाएं कोने में उसे कुछ नज़र आया। टॉर्च की रोशनी डालते हुए उस चीज़ को गौर से देखा, जैसे एक पुरानी किताब रखी हुई हो जिस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। थोड़ी हैरानी से उस किताब को उठाकर सुनैना ने टॉर्च की रोशनी में देखना शुरू किया। इधर सचिन, अतुल और विवेक तीनों एक जगह सुनैना को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी सचिन थोड़ा घबराकर धीमी आवाज़ में बोला, हम दोनों फ्लोर्स रोशन कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं देखा कि बेंगलोर में बेसमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो हम किस्मत वाले हैं, और अगर है तो हम बर्बाद हो चुके हैं। सब कुछ ख़त्म समझो। बेसमेंट की हमारी बदकिस्मती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बेसमेंट है तो हमें उसे रोशन करना होगा, क्योंकि अंधेरा उस आत्मा की शक्ति है। हमें वो जगह रोशन करनी होगी, वरना वो हमें मार के उसी अंधेरे की जगह घसीट कर ले जाएगी। अंधेरा उसकी ताकत है और रोशनी उसकी कमज़ोरी, इसीलिए हमें बेसमेंट ढूंढना होगा। चलो पहले सुनैना को ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, तुम सुनैना को ढूंढो, हम देखते हैं कि बेसमेंट कहाँ है, और तुम रूल्स याद रखना, कोई भी दरवाज़ा मत खटखटाना। अब उस जगह पर विवेक अकेला था और वो हर दरवाजे के नीचे टॉर्च की रोशनी मारने लगा। इधर किसी अनजान दरवाजे के पीछे फंसी सुनैना टॉर्च की रोशनी में किताब की तरफ ठीक से देखने लगी, और वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर किताब को देखने लगी। वो किताब काफ़ी पुरानी थी। वो टॉर्च की रोशनी में किताब के पन्ने पलटने लगी। उस किताब के पहले ही पन्ने पर पेंसिल से एक मकड़ी के जाल का चित्र बना हुआ था। उस पर छोटे छोटे कीड़े भी दिखाई दे रहे थे, और वो बीच में वो मकड़ी बड़ी अजीब सी किताब थी। दरअसल वो एक किताब नहीं बल्कि ड्राइंग बुक थी। उसमें पेंसिल से बनी अजीब अजीब सी तस्वीरें थी। जैसे कोई अजीब सा काला साया कागज़ पर उतर गया था। उस किताब की आखिरी तस्वीर ऐसी बनी थी जैसे वो आपको ही देख रही हो, जैसे कोई जीता जागता इंसान अपने सामने आप पर नज़र रख रहा हो। एक तस्वीर ऐसी थी जैसे इसकी आंखों से खून बह रहा हो। एक तस्वीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, जैसे किसी ने मांस खा लिया और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हों। और आखिरी पेंटिंग में एक वीरान जंगल में एक औरत खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर से बाहर निकल रही हो। और किताब का आखिरी पन्ना खाली था और उस पर लिखा था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जैसे ही सुनैना ने वो शब्द पढ़े, उसकी गर्दन के पास से
एक ठंडी हवा का झोंका आया और ज़मीन पर रखी मोमबत्ती को बुझाकर चला गया और सुनैना को लगा जैसे उसे किसी ने छू लिया हो। उसके हाथ में रोशनी का आखिरी ज़रिया वो टॉर्च थी और वो भी बंद हो गई। उसने टॉर्च ऑन करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ऑन नहीं हुई। अब उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। सुनैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला तो वो बंद हो चुका था। दूसरी पॉकेट से माचिस निकाल कर वो उसको जलाने की कोशिश करने लगी पर वो नहीं जली और अब वो आहट धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। सुनैना के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी और डर के मारे उसे रोना आ रहा था और डर से उसके हाथ से माचिस गिर गई। उसके बाद उसने लाइटर निकाला और बहुत देर के बाद लाइटर चलने लगा तो उसकी जान में जान आई। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे और एकदम सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एकदम से एक तेज़ बदबू आने लगी। उसने बस वो किताब उठाई और उसे राहुल की बात याद आई। अगर किसी वीरान जगह पर बदबू आए तो समझ जाना कि वहाँ किसी बुरी शक्ति की मौजूदगी है। वो एकदम से पीछे मुड़ी तो पूरा कमरा खाली था लेकिन वो आवाज़ कहीं से तो आ रही थी। तब उसको अपनी गर्दन के आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और साथ ही उसको सामने बाहर निकलने का एक दरवाज़ा दिखाई दिया। सुनैना ने हिम्मत करके बस उस दरवाज़े से बाहर निकलना था। सुनैना ने दरवाज़े की तरफ अपनी नज़रें की तो अचानक से उसका लाइटर बंद हो गया। दूसरी तरफ विवेक हर दरवाज़े के पास रोशनी डाल रहा था। तभी उसको ज़मीन पर लिखा हुआ कुछ दिखाई दिया। जब उसने कागज़ उठाकर देखा तो उस पर सुनैना लिखा था। उसने उस दरवाज़े के पास किसी की आहट का जायज़ा लिया और उसको कोई आहट महसूस नहीं हुई। उसने धीरे से दरवाज़े की कुंडी सरकाई। दूसरी तरफ सचिन और अतुल को लाख ढूंढने पर भी बेसमेंट का रास्ता नहीं मिल रहा था। दोनों परेशान होकर हर जगह तहखाने का रास्ता तलाश करने में लगे हुए थे। क्या मिल पाएगा दोनों को बेसमेंट का रास्ता? क्या उस आत्मा के टाइम के आने से पहले बेसमेंट रोशन हो पाएगा या नहीं? जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा ज़रूर सुनें।